हेलो दोस्तों, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज एक नया टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि आईआर में कोल्ड वार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम शुरू करेंगे वहीं से और सारी चीज़ों को देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कहानी है आईआर में कोल्ड वार की, और एक छोटी सी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम आईआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड वार के बारे में और उसके साथ साथ बाकी चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपने सेशन को शेयर जरूर कर दें बाकी लोगों के साथ, ताकि सबके सब लोगों को आपके सेशन के बारे में पता चल जाए, ताकि बाकी लोग भी आपके साथ यहां पर जुड़ सकें। लाइक शेयर जरूर। इसके अलावा सीकेएस एकेडमी की एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को डेली बेसिस पर क्लासेस मिल रही हैं। मैं अगर बात करूं तो हमारा जो पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यूज सीरीज, तो आप लोगों को पॉलिटी एमसीक्यूज शाम को 8 बजे मिलता है। किस टाइम मिलता है? 8 बजे। और ये कहां मिलता है? सीकेएस एकेडमी ऐप पर। यहां पर ये बात लिखी भी है। त्रिवेदी सर भी पढ़ा रहे हैं, श्रेया मैम की भी क्लास का टाइमिंग आप लोगों को पता है, तो आप लोग यहां से जुड़ सकते हैं। बात करेंगे कोल्ड वार की। कोल्ड वार एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं। जरा आप एक बार इस डायग्राम को देखिएगा। अरे ये कहां से आ गया? ठीक है, यहां पर अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को सबसे पहले समझे, देखिए कोल्ड वार को अगर हमें समझना है तो हमें सेकेंड वर्ल्ड वार को समझना होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट बाद आपको कोल्ड वार नजर आता है। और कोल्ड वार बेसिकली क्या था? दो पावर के बीच आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, विचारधारा की लड़ाई कोल्ड वार के कंटेक्स्ट में आप लोगों को नजर आती है। अब इसी चीज को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक टाइमलाइन लेकर आया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध यहां से शुरू हो जाता है 1940। इसके बाद 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, पर्ल हार्बर पर हमला किया, बाटान का पतन हुआ, मिडवे की लड़ाई हुई। 1940 में मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण किया, यानी कि अफ्रीका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इटली, जर्मनी, जापान एक तरफ से लड़ रहे थे मित्र राष्ट्र के तौर पर। 1944 नारमंडी, 1945 जर्मनी पर आक्रमण, बल्ज की लड़ाई, और उसके बाद 1945 में ही परमाणु बम गिराए गए, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और जापान के बाद जर्मनी ने भी यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। अब इसमें यह लाइन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के ऊपर परमाणु बम यूएसए ने गिराए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार यहीं से एंड हो जाता है। अब देखिए, एक बात यहां पर आपको समझनी होगी, एक बात यहां पर आप लोगों को जाननी होगी। वो क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब ये परमाणु बम गिराए गए थे, तो ये जो रशिया था ये जर्मनी के खिलाफ, यानी कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। और इन दोनों के बीच डील ये थी कि भाई हम कुछ भी करेंगे, मिलकर करेंगे। लेकिन परमाणु बम के हमलों में ना तो रशिया से कोई बात पूछी गई, ना कुछ कहा गया। और जैसे ही परमाणु बम गिराए गए तो पावर जो थी वो बाइफरकेट हो गई। दो पार्ट्स में पावर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आती है। दो पार्ट में पावर आप लोगों को यहां पर दिखाई देती है। इसका मतलब 1947 से यह आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। उसके बाद यहां पर जो प्लेयर थे उसमें एक तरफ यूएसए था, मैं आप लोगों को बताऊंगा, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। यूएसएसआर और इनमें बर्लिन का डिवीजन, न्यूक्लियर आर्म रेस, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा की लड़ाई हमें यहां पर नजर आती है। और यही बात मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की, क्या कि आमतौर पर कोल्ड वार विचारधाराओं का युद्ध था। यूएस ने लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया था, कैपिटलिज्म
अर्थव्यवस्था को अपनाया था और वही यूएसएसआर सोशलिज्म, समाजवाद और कम्युनिज्म की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा था। इसका मतलब यहां पर ये जो लड़ाई यूएसए और यूएसएसआर के बीच थी आइडियोलॉजिकल वार, यहां पर यूएसए सपोर्ट करता था एक तरीके से कहें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और लिबरल यानी कि लिबरल की बात करता है। वही यूएसएसआर कम्युनिस्ट की बात करता है, सॉरी, एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है, सोशलिस्ट विचारधारा की बात करता है। और ये जो डिवीजन था यही एक लंबे समय तक आप लोगों को नजर आने वाला था। कई बार यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, मेंस में भी यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं। दूसरा विश्व युद्ध 1945 से लेकर 45 जर्मनी, इटली, जापान की लीडरशिप वाली एक्सिस शक्तियां, यूएस यूनियन, सोवियत यूनियन, फ्रांस की लीडरशिप की अलाइड सेनाओं के हार के साथ खत्म हुआ था। यह बात मैंने आप लोगों को बता दी कि यूएसएसआर मित्र राष्ट्र यानी कि यूएसए के ग्रुप से लड़ रहा था, जबकि जर्मनी, इटली और जापान ये एक शत्रु राष्ट्र के तौर पर आप लोगों को नजर आते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन इनके ग्रुप से निकलकर यूएसए के खिलाफ हो जाता है। क्यों? मैंने अभी बताया कि ऐसे बहुत सारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इवेंट हुए थे जो जहां पर यूएसएसआर को फील हुआ कि यूएसए इज वांट, यूएसए जो चाहता है वो केवल अपना डोमिनेंस चाहता है, अपनी पावर चाहता है। उसने यूएसएसआर को कहीं भी किसी भी मामले में पूछने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की और इतना बड़ा परमाणु हमला जापान पर कर दिया जो दोनों के बीच आर्म रेस को जन्म देता है, हथियारों की होड़ को जन्म देता है। यह बात आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। यहां पर एक और बात समझते हैं। कोल्ड वार की शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दूसरा वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जापान पर सरेंडर कर दिया। तो अमेरिका के इस फैसले की बुराई हुई, सपोर्ट भी हुई। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद यह बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमें दिखाई पड़ता है कि जो पूरी दुनिया थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यानी कि एक तरफ था यूएसए लेड ग्रुप, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसको यूएसए लीड कर रहा था, जिन्होंने आगे चल के नेटो भी बनाई थी। और दूसरी तरफ था यूएसएसआर लेड ग्रुप जिसने बाकी दूसरी दुनिया को सपोर्ट किया हुआ था और इन्होंने वर्साई पैक्ट बनाया था। क्या बनाया था? वर्साई पैक्ट। इसका मतलब जिस तरीके से नाटो आपको नजर आता है, नेटो आपको दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी वर्साई पैक्ट का निर्माण किया था। तो पावर दो पार्ट्स में दुनिया डिवाइड हो जाती है। इंडिया का क्या रोल था उसे हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, लेकिन यहां पर यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसने इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट को बदल दिया था, इस पूरे के पूरे कंटेक्स्ट को यहां पर चेंज कर दिया था। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से देखें बड़ी ताकतों के तौर पर उभर कर सामने आए, जिनके पास दुनिया में कहीं पर भी होने वाली घटनाओं पर असर डालने की ताकत। इसका मतलब पूरी दुनिया अब इनके खेल में इन्वॉल्व थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम, पूरी दुनिया को एक तरीके से मैनेज करने का काम यही कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड वार, ध्यान दीजिएगा, कोल्ड वार बड़ी ताकतों के बीच दुश्मनी होने के बावजूद एक कोल्ड वॉर ही लड़ा। कभी भी इसमें डायरेक्टली आमने सामने की लड़ाई, परमाणु युद्ध या किसी भी वजह से एक दूसरे के खिलाफ, ये आइडियोलॉजिकल तो लड़ रहे थे, विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन कभी आमने सामने यह वार होट वार में नहीं बदला। यानी कि कभी भी इन्होंने एक दूसरे को युद्ध के मैदान में नहीं ललकारा था। हालांकि एक इवेंट ऐसा हुआ था जिसमें युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी, युद्ध जैसे हालात बन गए थे, लेकिन वो युद्ध के हालात थोड़े से अलग थे। तो उसे उस सेंस में सोचना कि सर क्या ये युद्ध में आए थे? नहीं आए थे। ये कभी आमने सामने नहीं आ पाए, ना कभी इन दोनों ने आमने सामने एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ी। कोल्ड वार आइडियोलॉजिकल वार था। क्यों? अब इसके पीछे
जो लेखक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो आर्ग्यूमेंट देते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, या डिटरेंस के लॉजिक की बात यहां पर की जाती है। और डिटरेंस के लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपको नजर आता है, डिटरेंस लॉजिक। डिटरेंस का मतलब होता है, देखिएगा भाई, यहां पर दो पावर है, ए और बी। चलो हम तो पूरा ही खुल के बात कर लेते हैं, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब ये दो पावर हैं, यूएसए के पास भी परमाणु बम है, न्यूक्लियर वेपन है, और इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसका मतलब यूएसएसआर को यूएसए से डर है और यूएसए को यूएसएसआर से डर है। ठीक है, ये जानता है यूएसए कि अगर मैंने यूएसएसआर पे हमला किया तो वो भी पलटवार करेगा, मुझे खत्म कर देगा। यूएसएसआर को भी पता है कि अगर मैंने इस पर हमला किया तो वो मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि वो भी सक्षम है और अमेरिका की नजर में ये भी सक्षम था। इसका मतलब यहां पर दोनों को डिटरेंस की पॉलिसी अपनानी पड़ी। दोनों को एक दूसरे से डर भी था, दोनों एक दूसरे से प्रोटेक्शन भी चाहते थे। जब दोनों पक्षों में किसी के हमला जवाब देने की, इतनी तबाही बनाने की क्षमता हो या तबाही मचाने की क्षमता हो कि कोई युद्ध शुरू करने का जोखिम ना उठा सके कि अगर मैंने युद्ध शुरू करा तो यह मुझे खत्म कर देगा, और अगर इसने युद्ध शुरू करा तो मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसका मतलब इसी को द लॉजिक ऑफ डिटरेंस के तौर पर जानते हैं। जब दो शक्तियां केवल इस आधार पर ना लड़ें, ये भी पावरफुल है, ये लड़ा तो मैं खत्म, मैं लड़ा तो वो खत्म। इसका मतलब इस पॉलिसी को या डिटरेंस के कंटेक्स्ट में आप इसको समझते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों सुपर पावर और उनके सहयोगी से उम्मीद की जाती थी कि वे समझदारी से काम लें और जिम्मेदार कंट्री, जिम्मेदार यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल नेशन की तरह व्यवहार करें। इसका मतलब सबको पता था कि दोनों पावरफुल हैं, न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास हैं, और रिस्क ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। रिस्क ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि दोनों तरफ तबाही मच जाएगी। अगर किसी भी तरीके से यह लड़ाई बढ़ती है, किसी भी तरीके से ये लड़ाई जन्म लेती है, तो ये लड़ाई केवल लड़ाई पर खत्म नहीं होगी, बल्कि ये एंड पर पहुंच जाएगी, लास्ट पर पहुंच जाएगी, जिससे दोनों ही देश खत्म हो जाएंगे। तो इनकी लड़ाई कभी हॉट वार में बदली ही नहीं। क्यों? द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस एक दूसरे को प्रोटेक्शन, यानी कि एक दूसरे का डर एक दूसरे के प्रोटेक्शन की वजह बनता है। मुझे आपसे डर है, आपको मुझसे डर है, तो इस केस में हम दोनों ही लड़ने से बचेंगे। इस केस में हम दोनों ही लड़ने से बचने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है द पॉलिसी ऑफ डिटरेंस। सर, ये पॉलिसी ऑफ डिटरेंस कहां से निकल कर आई? ये पॉलिसी ऑफ डिटरेंस निकल कर आती है जब इन्होंने दोनों ने न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया था, जब दोनों के पास परमाणु बम मौजूद थे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? एक और हेडलाइन मैंने आप लोगों के सामने रखी है, यूएस इंपोज आर्म ब्लॉकेड ऑन क्यूबा ऑन फाइंडिंग ऑफेंसिव मिसाइल साइट्स, कैनेडी रेडी फॉर सोवियत शोडाउन। बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक बीच में कहानी आती है। क्या कहानी आती है? यहां पर यह है क्यूबा। क्यूबा कहां पर है? अगर हम क्यूबा को देखने की कोशिश करें तो यह यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका से नीचे आप लोगों को क्यूबा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में, और यहां से वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा, डेनवर, मैक्सिको सिटी ज्यादा दूर नहीं है। और क्यूबा कंप्लीटली एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाला नेशन, एक ऐसा देश था जो सीधे सीधे यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। यूएसएसआर ने सबमरीन के माध्यम से यहां पर अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बनाकर रखा हुआ था, न्यूक्लियर साइट बना रखी थी। तो जॉन एफ कैनेडी, उन्हें जब पता लगा कि यहां पर क्यूबा में यूएसएसआर का क्या है, एक न्यूक्लियर साइट है जो डायरेक्टली हमें टारगेट कर रही है, तो यहां से क्यूबन क्राइसिस जन्म लेती है। यहां से क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को दिखाई पड़ती है। क्यूबा एक अलाई था सोवियत यूनियन का, जो कि डिप्लोमेटिक एड और फाइनेंशियल एड उनसे प्राप्त करता था।
अप्रैल 1961 यूएसएसआर के नेताओं को चिंता थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कम्युनिस्ट शासन वाले क्यूबा पर हमला करेगा और उसके प्रेसिडेंट फिदेल कास्त्रो को हटा देगा। यूएसएसआर को भी डर था, यूएसए को भी डर था। 1962 सोवियत संघ के नेता निकिता खुर्शेव ने क्यूबा को रूसी बेस में बदलने के लिए वहां की न्यूक्लियर मिसाइलें रख दी, तैयार कर दी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को इसके बारे में पता ही नहीं लगा। अमेरिका को 15 दिन तक यह पता ही नहीं लगा कि क्यूबा पर रशियन मिसाइल, यूएसएसआर का दबाव, यूएसएसआर का कंट्रोल्ड हो चुका है, उसने हमें टारगेट करने के लिए वहां पर मिसाइल्स रखी हुई हैं। लेकिन वो इस चीज को समझने में नाकाम रहा। इसके साथ साथ यूएसएसआर ने गुप्त रूप से क्यूबा में परमाणु मिसाइलें रखी, क्यूबा के चारों ओर नाकाबंदी का आदेश दे दिया। इसके ये इवेंट भी हमें यहां पर नजर आते हैं। यूएस के जासूसी विमान ने क्यूबा में बन रही मिसाइलों का स्टेटस पता लगाया, सबमरीन का पता लगाया। केनेडी ने कहा था कि भैया हम चारों तरफ इसको क्वारंटाइन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अगर किसी भी तरीके से इन्होंने हमारे ऊपर किसी भी तरीके से हमला किया। अब यहां पर इसी इवेंट में एक बहुत कह सकते हैं कि एक अलग घटना घटी। वो क्या थी कि ये जो रशियन सबमरीन थी, इनका कनेक्शन रशिया से कट हो गया और उनको ये इंफॉर्मेशन थी कि बाहर के हालात ज्यादा खराब हैं, किसी भी समय अमेरिका हमला कर सकता है। तो जब कनेक्शन कट हुए तो उनको लगा कि अमेरिका ने क्यूबा पर या रशिया पर हमला कर दिया और अब उन्हें भी न्यूक्लियर यानी कि वेपन्स रिलीज कर देना चाहिए, वो फायर कर देना चाहिए फ्रॉम सबमरीन एंड दे आर रेडी। लेकिन किसी कैप्टन की समझदारी की वजह से वो होल्ड कर गए, जबकि वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था। तो ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है, इसे आप क्यूबन क्राइसिस के माध्यम से जानते हैं। इसके बाद क्यूबा, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति जताई और बदले में अमेरिका ने भी कहा कि भैया हम यहां पर हमला नहीं करेंगे। तो कहा जाता है कि कोल्ड वॉर के दौरान एक मौका ऐसा पड़ा कि पूरी दुनिया यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स वाले वार के मुहाने पर खड़ी हो गई, यानी कि किसी भी समय जंग हो सकती थी, किसी भी समय जंग लड़ी जा सकती थी। यह बात आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ठीक है। 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को, मैंने जो आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से बताया वही चीज यहां पर लिखने की कोशिश की। अमेरिका को उन मिसाइलों का पता लगा। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, उनके सलाहकार ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वार से बचने के लिए कुछ हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खुरसेव से क्यूबा की मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार हटवाने पर वो चाहते थे कि अड़े रहे, किसी भी तरीके से क्यूबा न्यूक्लियर साइट ना बने, क्यूबा से वो सारे के सारे जो वेपन्स रखे गए हों उनको हटा लिया जाए। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग पूरे के पूरे कोल्ड वॉर ईरा को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि कहां से यह कहानी शुरू होती है, कहां से यह कहानी चलती है। अगर मैंने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की, आपको यह बात बताने की कोशिश की, तो इसके पीछे का मकसद केवल और केवल आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना। एक ऐसा मौका आया था जब पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, जब पूरी दुनिया युद्ध लड़ने की कगार पर थी, और ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया को मिटा सकता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2 ही सुपर पावर, मैं 2 सुपर पावर क्यों कह रहा हूं? मैं 2 सुपर पावर इसलिए कह रहा हूं कि ना तो कम यूएसए था, ना ही कम यूएसएसआर था। बात समझ में आई? दोनों में आइडियोलॉजिकल वार थी। कहां से शुरू होती है? जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका परमाणु बम गिरा देता है और अपनी पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो यह बात यूएसएसआर को नागवार गुजरती है। यूएसएसआर कहता है कि आपने हमें नहीं बताया, आपने पहले ही हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। बदले में बहुत कम समय में यूएसएसआर भी परमाणु यानी कि न्यूक्लियर वेपन बना लेता है। यही एक ऐसा वक्त था जहां पर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वी विल अगेंस्ट द वेपनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, हम दुनिया के वेपनाइजेशन के खिलाफ हैं, तो बेहतर है कि उन्हें किसी भी तरीके से डिस्ट्रक्शन किया यानी कि डिस्ट्रॉयड किया जाए। उस वक्त उन्होंने यह बात बोली थी। बात समझ में आई? और ऐसा नहीं था कि इन दोनों के बीच ये जो इवेंट थे ये कुछ मतलब
आए खत्म हो गए या बहुत 2-3 साल चला, नहीं, ये 1947 से लेके 1991 तक चला था। और ऐसे कई इवेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं जहां पर कोल्ड वॉर का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, जो बात हम कल करेंगे, जिसमें हम इंडिया का रोल भी देखेंगे और बाकी चीजों को भी यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ता है। केनेडी ने ऑर्डर दिया अमेरिकन वारशिप का किसी भी तरीके से क्यूबा में जितने भी वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए, किसी भी सोवियत जहाज को रोकने का आदेश दे दिया, किसी भी तरीके से क्यूबा के साथ कनेक्शन ना हो। यूएसए और यूएसएसआर के बीच इस टकराव ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के तौर पर आप लोग जानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ए हाई पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट था जिसने कोल्ड वॉर के नाम से आप लोग जानते हैं, यानी कि कोल्ड वॉर में क्यूबन क्राइसिस एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जिसने पूरी दुनिया को यहां पर सोचने को मजबूर कर दिया था कि किस तरीके से ये चीजें की जाएं, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच कंपटीशन, टेंशन, टकराव की एक सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहां से आप लोगों को यह बात भी समझ में आ गई होगी कि क्यूबन क्राइसिस का बढ़ता हुआ जो इंपैक्ट था वो उस दौर में था जब ये दोनों आमने सामने थे। कोल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए क्यूबन क्राइसिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्यूबन क्राइसिस में जिस तरीके के हालात देखे गए, जिस तरीके की चीजें देखी गई, वो कोल्ड वॉर को और ज्यादा टेंशन वाला बना देता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर जो वार था, यहां पर जो लड़ाई थी, वो इस बात को लेकर नहीं थी कि हम दोनों को आपस में लड़ना था, नहीं, यहां पर लड़ाई थी आपस में एक दूसरे की पावर को रिप्रेजेंट। अगर हम देखें यूएसए, तो जो जो आप लोगों को रेड दिखाई पड़ रहे हैं वो यूएसए के आप तौर पर यूएसए के कंटेक्स्ट में नजर आते हैं, यूएसएसआर के जुड़े हुए देश नजर आते हैं। जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये नेटो वाले देश हैं, यानी कि जो अमेरिका की साइड में नजर आते हैं। और इसके बाद ये जो बहुत सारे देश आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब यूएसए के साथ आपको नजर आते हैं। ये काले देश किसी भी साथ नहीं जुड़े थे, अमेरिका हो, चाइना हो, इधर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, ये भी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, सऊदी अरेबिया ये भी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट आप लोगों को नजर आते हैं वो किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो ये पूरी दुनिया का एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें कोल्ड वॉर के दौरान पूरी दुनिया को आपने बढ़ते हुए देखा था। पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका का कंट्रोल यहां पर आप लोगों को नजर आता है। बहुत सारे बच्चों को अक्सर यह डाउट होता है कि सर कोल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ था, कोल्ड वॉर में कौन जीता था। एंड ऑफ कोल्ड वॉर की बात हम कल करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब आप इस बात को समझते हैं कि कोल्ड वॉर की शुरुआत 1947 से होती है, जब इन दोनों के बीच वेपन्स को लेकर, हथियारों को लेकर दौड़ मचती है, होड़ मचती है कि कौन कितना बेहतर हथियार बना सकता है। इसके बाद यह जंग आइडियोलॉजिकल वार में बदल जाती है। इसका मतलब इन दोनों की आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी हमेशा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और सोशलिस्ट एस्पेक्ट यानी कि समाज के एस्पेक्ट को दिखाती है। अमेरिका, मैंने अभी बताया, लिबरल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, यानी कि लिबरल और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था, और रशिया कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। अब जो भी देश इनके साथ जुड़े हुए थे उन सब की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी इसके साथ आप लोगों को नजर आती है। यहां तक आज हमने ये कहानी समझी है। सर कल की क्लास में हम इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम और क्या देखेंगे। अगर मैं कल की क्लास की बात आप लोगों के सामने रखूं, कल की क्लास आप लोगों के सामने समझने की कोशिश करूं, तो इसमें और बहुत सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे और बहुत सारी चीजों को हम यहां पर समझेंगे। अब इसमें क्या क्या है एक बार मैं आप लोगों के सामने चीजें बता देता हूं। हाँ जी, तो कल की क्लास में जो हमें पढ़ना है, कल की क्लास में जो हमें समझना है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। चलिए, इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक, यानी कि दुनिया में 2 पावर ब्लॉक का उभर कर सामने आना, वो हम जानेंगे।
इसके बाद एरिनाज ऑफ कोल्ड वार, यानी कि कोल्ड वार में क्या क्या हुए, कौन कौन से इवेंट हुए, उसको हम जानेंगे। इसके बाद दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड में क्या क्या चीजें फेस कर रही थी वो हम जानेंगे। और उसके बाद इंडिया और कोल्ड वार, ये भी हम जानेंगे। कोल्ड वार का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा उसको भी हम यहां पर समझेंगे, उसको भी हम यहां पर जानेंगे। क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक किसी को कोई आपत्ति, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो बिल्कुल मुझसे कह सकता है। सब लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा एक तो हमारा आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया वो जरूर किया करें। डाउनलोड सीकेएस एकेडमी ऐप, आप सीकेएस एकेडमी के एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लें। 8 बजे आप लोगों को एमसीक्यूज, पॉलिटी एमसीक्यूज यहां पर नजर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको यहां पर देख लें। क्लास की टाइमिंग का जो चार्ट है वो भी आपके सामने मौजूद है। 10,000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। 1 से 2 साल के अपडेट करंट अफेयर वो भी हम इसमें टारगेट कर रहे हैं। 2026, 27, 28 को टारगेट करते हुए फ्री लाइव क्लास आप लोगों के लिए मौजूद है, तो आप लोग यहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोल्ड वार वाली सीरीज, यानी कि जो सीरीज आप लोगों की चलेगी पूरी की पूरी चलेगी, इसमें बहुत अच्छे से चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू गाइस।